Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to study about the emergency provision. We all know that constitution helped the country to run smoothly in during the normal times. But what if India gets attacked by another country, or if there is a constitutional failure of the state, or if there is a financial problem? During this situation, the emergency provision is mentioned by the Constitution of India in part 18 of the Indian Constitution. It is mentioned under Article 352 to Article 360 of the Indian Constitution. Here you have to remember that emergency provision of India has been borrowed from Weimar Constitution of Germany. So, emergency provision of the India has been borrowed from the Weimar Constitution of the Germany. You also have to remember that during the emergency period, the Union government get all the responsibilities and the powers to take the decision and also to protect the nation. In India, there are three types of the emergency. That is the national emergency, second is state emergency, third is financial emergency. National emergency deals with Article 352, State Emergency deals with Article 356, Financial Emergency deals with Article 360. अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं आगे। सबसे पहले आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगाने के पीछे तीन रीजन होते हैं। If President of India feels that India is threatened by war, external aggression and the armed rebellion. सबसे पहले आता है war. War का ये है कि if India is getting or if there is a military conflict between India and the another country, then it is known as the war. जैसे कि हमने देखा था कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था. It arose because of the Bangladesh Liberation Movement. तो 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था. तो ये वॉर को ये जो है ये वॉर का एग्जाम्पल है. सेकेंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन. इफ अनदर कंट्री ट्राई टू अटैक इंडिया और इस टेरिटरी, इट इज़ नोन एज दी एक्सटर्नल एग्रेशन. हमने देखा था इंडो चाइना वॉर हुआ था एक 1962 में, वेयर चाइना ट्राई टू अटैक इंडिया ऑन द डिस्प्यूटेड एरियाज. उस टाइम पे दो डिस्प्यूटेड एरियाज थे जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया. वन इज द अक्साई चिन, सेकेंड इज द नेपा. नेपा स्टैंड फॉर द नेशनल, नेपा स्टैंड फॉर द नेपा, इट इज़ नेपा. North East Frontier Agency, which is today known as the अरुणाचल प्रदेश. तो चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था उस टाइप पे बिकॉज ऑफ द अक्साई चेन एंड सेकेंड वन इज द नेपा. तो इंडिया चाइना के बीच वॉर हुआ था. सो इट वाज कंसिडर्ड एज द एक्सटर्नल एग्रेशन. थर्ड इज द आर्म्ड रिबेलियन. अगर कंट्री में कहीं हथियारों के साथ विद्रोह हो जाता है तो उसे आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं. अब इसके पीछे और एक छोटी सी स्टोरी है. वो ये है कि बिफोर 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो उस टाइम पे आर्म्ड रिबेलियन नहीं था. उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे था इंटरनल डिस्टर्बेंस. नाइनटीन 1950 में इंटरनल डिस्टर्बेंस था. एंड ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. इसमें प्रोटेस्ट हो गए, स्ट्राइक हो गए या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गए, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी. तो उस टाइम क्या हुआ कि 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी ऑन द एडवाइस ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. उन्होंने ये बोला था कि नेशनल इमरजेंसी लगानी चाहिए. उस टाइम पे ना कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि प्रेस पे सेंसरशिप लगाई गई थी. फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो गए थे. तो लोग बहुत नाराज़ थे उस टाइम पे और लोगों को लग रहा था कि ये बहुत ना जो ये मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस है, मतलब जो इमरजेंसी है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है. इसलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के हमने आर्म्ड रिबेलियन को चेंज किया. इसका टर्म आर्म्ड रिबेलियन हुआ बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. ओके.
पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, बाद में ये आर्म्ड रिबेलियन चेंज हुआ बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो 3 रीजन है। इफ प्रेसिडेंट इज सर्टिफाइड दैट देयर एग्जिस्ट अ ग्रेव इमरजेंसी ड्यू टू दी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड दी आर्म्ड रिबेलियन। वॉर अभी भी है, एक्सटर्नल एग्रेशन अभी भी है, आर्म्ड रिबेलियन है। इसका पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। एग्जाम्पल मैंने बता दिए है। वॉर का है इंडो पाकिस्तान वॉर 1971, एक्सटर्नल एग्रेशन है इंडो चाइना वॉर दैट इज 1962, और जो आर्म्ड रिबेलियन है अगर कोई हथियारों के साथ विद्रोह कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो तभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। नॉर्मल प्रोटेस्ट या स्ट्राइक पे नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी। अब आपको और एक चीज़ याद रखनी है कि नेशनल इमरजेंसी है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे इंडिया में ही हो। इट कैन बी फॉर द होल इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट। ओके, मूविंग फर्दर, देयर आर की फीचर्स ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। मतलब जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें सिर्फ आपको रिटन रिकमेंडेशन चाहिए यूनियन कैबिनेट का, उसके बाद ही जाके आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। और जो नेशनल इमरजेंसी है इट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय दी प्रेजिडेंट होंगी, लगाएगा ये प्रेजिडेंट ही, बट उसमें रिटन रिकमेंडेशन चाहिए फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेज दैट इज द लोकसभा एंड दी राज्यसभा विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेज ने अगर अप्रूव कर दिया नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए तो प्रेजिडेंट कैन प्रोक्लेम इट। थर्ड, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। Once it is approved, emergency lasts for this 6 months and it can be extended indefinitely। जब तक प्रेजिडेंट को लगेगा कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है तो तब तक एक्सटेंड हो सकता है। It is revoked by the president anytime without any parliamentary approval। इसमें प्रेजिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है, जब उसको रिवोक करना होगा ही कैन डू दैट विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन द स्टेट एंड द सेंटर रिलेशन। पहला पॉइंट है सेंटर गिव डायरेक्शन टू द स्टेट एंड स्टेट मस्ट फॉलो। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मैंने आपको बोला था कि यूनियन गवर्नमेंट गेट ऑल द पावर टू मेक द डिसीजन एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द नेशन। तो जो सेंटर है वो डायरेक्शन देती है स्टेट को कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है एंड स्टेट मस्ट फॉलो इट। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड इज पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट लीग सब्जेक्ट। स्टेट लीग सब्जेक्ट में बहुत सारे आते हैं सब्जेक्ट, जैसे लॉ हो गया, फिर ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, ये सारी चीज़ें स्टेट लीग सब्जेक्ट में आती है एंड पार्लियामेंट कैन मेक इट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। थर्ड इज प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द चैम्बर एंड दी स्टेट। प्रेजिडेंट चेंज कर सकता है जो फाइनेंस है सेंटर और स्टेट का, वो कैसे करना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेजिडेंट। सेकंड, देयर विल आल्सो बी द इफेक्ट ऑन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। यूजुअली जो लोकसभा का टेन्योर है इट इज़ 5 years, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year इफ द नेशनल इमरजेंसी इज इन प्रोसेस एंड बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 6 months आफ्टर द इमरजेंसी एंड। अगर इमरजेंसी एंड हो जाती है तो इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 6 months। जैसे लोकसभा का टेन्योर है 5 years, नेशनल इमरजेंसी अभी प्रोसेस में है तो इट कैन बी कंटिन्यूड फॉर 1 more year, बट जब नेशनल इमरजेंसी वो रिवोक हो गया है तो इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर 6 months। देयर आर ऑल्सो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट। सबसे पहले है आर्टिकल 358 जिसमें बोला गया है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी due to the war and external aggression। Here you have to remember that it is only war and the external aggression। आर्म्ड रिबेलियन यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये सिर्फ war and external aggression की बात कर रहा है। The freedom under Article 21 will be suspended। Article 358 talks about that during the national emergency that happens because of the war and the external aggression, the freedom of the
the freedom of the Article 19 will be suspended. अब Article 19 talks about the freedom of the speech and expression, freedom of moving freely from one place to the another place, freedom of form, association, freedom to have any profession. तो ये सारी चीज़ें नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो जाती है अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे हो, ओनली ऑन दी टू बेसिस. Second is Article 359. The President can suspend enforcement of the fundamental right except Article 20 and 21. Here you have to remember that during the national emergency, Article 20 and Article 21 can never be suspended. Article 20 deals with the protection in respect of the offensive, which means that if any person is arrested, तो उनको protection दिया जाएगा. And Article 21 deal with the right to protect their life and personal liberty. Next is state emergency. Here the state emergency is also known as the President rule for the constitutional emergency, which comes under Article 356 of the Indian Constitution. The President rule can be imposed when he feels that state government is not able to function according to the Constitution. तो President rule state में बहुत बार लग जाता है. पहले मैं आपको बता देता हूँ जो President rule है, it has been invoked in India more than 100 times. जो कि नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लगी थी, दैट इज 1962, 1971 एंड 1975. जो 1962 था दैट वाज इंडो चाइना वॉर, 1971 था दैट वाज इंडो पाकिस्तान वॉर, और जो 1975 था वो मैंने बताया था आपको इंदिरा गांधी के टेन्योर पे लगा था नेशनल इमरजेंसी थी. 3 बार जी नेशनल इमरजेंसी लगी थी. और जो स्टेट इमरजेंसी है दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल. ये इट हैज़ बीन इन्वोक्ड मोर देन 100 times. The President rule can be imposed when constitutional machinery fails in a state or state government cannot function according to the Constitution. It is mentioned in Article 356 of the Indian Constitution. The next one is a state failed to follow the direction issued by the Union government leading to the constitutional breakdown. According to Article 360 को ये बोल रहा है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देती है स्टेट को एंड इफ स्टेट इज नॉट एबल टू फंक्शन दैट प्रॉपरली देन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, विच कैन ऑल्सो लीड टू द स्टेट इमरजेंसी. इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 365. अब नेक्स्ट लैंडमार्क केस है एक एटार बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1994, जिसमें यह बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू. जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा उस पर जो है कोर्ट कैन एग्जामिन दैट कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा है वो सही तरीके से या सही प्रोसेस से लगा है या फिर वो ऐसे ही लगा है. सो ये कोर्ट कैन एग्जामिन दैट. इट वाज मेंशन्ड इन एच.एल. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू. ओके. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट emergency. This must be approved by both houses of the parliament within 2 months. National emergency was within 1 month. Here it is within 2 months. For president rule अगर वो एक अप्रूव हो जाता है it will be extended for 6 months. मतलब वो मिनिमम पीरियड 6 months है बट मैक्सिमम पीरियड will go till 3 years. Okay. The President can revoke the proclamation at any time without the parliamentary approval. It is same as the national emergency. Except here, the state legislative assembly may be dissolved or suspended. Secondly, the state council of ministers and the chief minister are dismissed. Third is the President take over the state government function and power of the governor. Here the governor acts as the representative of the President. Financial emergency. Financial emergency is mentioned in Article 360 of the Indian Constitution. Here you have to remember that in India financial emergency had never been invoked. अभी तक लगा ही नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी, बट पढ़ देते हैं इसको. फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? जब प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है कि जो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या इंडिया की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है दैट इज थ्रेटन्ड. जैसे यहाँ लिखा है इट अकर व्हेन देयर इज अ सिचुएशन
when there is a situation due to the which the financial stability or the credit of India or any part of its territory is threatened. Okay. The second is parliamentary approval of the duration. It must be approved by both the houses of the parliament within 2 months from the date of its issue. तो national emergency 1 month के लिए था, state emergency and financial emergency both are for the 2 months. Okay. The last one is once approved by both the houses of the parliament, the financial emergency continues indefinitely till it is revoked. ये कंटिन्यू चलेगा पर कि अभी तक लगा नहीं है इंडिया में, तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है. नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा है, जो स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल कह लो वो 100 टाइम से ऊपर लगा है. जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इंडिया में कभी भी नहीं लगा है. आगे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड किए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352. फर्स्ट इज वॉर, सेकेंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन, थर्ड इज आर्म्ड रिबेलियन, फोर्थ इज इंटरनल डिस्टर्बेंस. इट इज टॉकिंग अबाउट नॉट. नॉट मीन नॉट, तो मैंने आपको बताया था वॉर ऑलरेडी है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है. पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इट हैड बीन चेंज टू आर्म्ड रिबेलियन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. अर्ली इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इट हैड बीन चेंज टू आर्म्ड रिबेलियन. अगला है स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट. यस, of course parliament can make the law on the state list of subject during the national emergency. दूसरा है, during the national emergency fundamental right under article 19 automatically remain suspended in all cases. There you have to check. देखो यहाँ पे लिखा है all. यहाँ पे लिखा है all, यहाँ पे all नहीं है. मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 can only be suspended only on the 2 factor, that is war and the external aggression and not the armed rebellion. तो इसलिए यहाँ पर ये all cases लिखा है, ये गलत है. तो इसमें जो आंसर है यहाँ पर पहले वाला आंसर चाहिए है. द आंसर इज ओनली 1. ओके. नेक्स्ट इज emergency provision in the Indian constitution has been borrowed from Weimar constitution of the Germany. I have already told you answer is Germany. Which landmark case restricted the arbitrary use of the article 350? Answer is SR Bommai case. मैंने बताया था SR Bommai case वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994. इसने आर्बिट्रेरी यूज आप नहीं कर सकते हो आर्टिकल 356 को, विच इज द प्रेसिडेंट. आर्बिट्रेरी यूज का मतलब ये है कि मिस यूज ऑफ द पावर, यू कैन नॉट मिस यूज द प्रेसिडेंट रूल. तो ये कहाँ मेंशन है, ये है SR Bommai केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, आज के लिए बस इतना ही है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आई होप यू लाइक दिस सेशन. थैंक यू.